हम बात इसी से शुरू कर पाएँ जो कि अख्तर मेंगल साहब ने की है, और उससे इंप्रेशन ये लगता है कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने भी और आसिफ जरदारी साहब ने भी, उन्होंने जरदारी साहब का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने ख़त मियां नवाज शरीफ को लिखा है कि भाई वो ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कैसे आमीन कर दिया अनवारुल हक काकड़ साहब की इस प्रपोजल पर कि उनको केयर टेकर पीएम बनाया जाए। अब वो बन गए हैं, लेकिन उनको मेंगल साहब को बड़ा एतराज़ है। अब जो उनके कन्वेंशनल एतराज़ात और उनका जो पॉइंट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप मैं हम सबको पता है जी। लेकिन इस तैनाती के हवाले से तो काफ़ी बेहतरीन किस्म की तगड़ी चार्जशीट है, और वो है भी डायरेक्टेड PMLN पे। क्यों आपको चौधरी साहब, आपके नज़दीक क्या आपको लगता है कि मेंगल साहब ने क्यों टारगेट किया, मियां नवाज शरीफ साहब को एड्रेस क्यों किया? देखिए, बलूचिस्तान के अंदर काकड़ और मैंगल्स के दरमियान बड़ी पुरानी लड़ाई है। ये खानदानी, ट्राइबल और सियासी लड़ाई है। और जब काकड़ कबीले का अगर कोई शख्स निगरान प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मैंगल्स को और मक्सीस को प्रॉब्लम होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी पुरानी राइवलरी है वहां पे, और इसकी वजह वो राइवलरी है। और सेकेंडली वजह यह है कि ये जो राजा रियाज साहब क्लेम कर रहे हैं कि ये नाम मैंने पेश किया था, ये वो बात दुरुस्त कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राजा रियाज साहब के पास जो 3 नाम थे उनमें अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम भी था, और उन्होंने जब ये नाम सामने रखी है तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने अनवारुल हक काकड़ साहब को फौरन ओके कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि राजा रियाज साहब के पास ये नाम कहां से आया? क्या राजा रियाज साहब ने खुद सोचा, और क्या राजा रियाज साहब बलोचिस्तान के अमूर के इतने एक्सपर्ट हैं कि उन्होंने देखा कि काकड़ साहब के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो मुल्क को संभाल सकते हैं, या ये नाम उन्हें किसी और ने दिया, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पास ऑन हुआ कि आप ये नाम लिस्ट में शामिल कर लें और हम इसको ओके कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। अब ये दोनों मिस्ट्रीज है। या तो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से आया और उन्हें राजा रियाज साहब को के हवाले किया गया, राजा रियाज साहब ने अपनी लिस्ट में नाम शामिल कर लिया है ताकि जो हमारी लिस्ट के लोग हैं वो कल को नाराजगी का इजहार ना करें। और हम ये कहें कि कोई नाम उस तरफ से आया था राजा रियाज साहब की तरफ से, तो हमने उसको कंफर्म कर दिया। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के किसी एक शख्स का नाम तस्लीम कर लिया जाता तो बाकी लोग नाराज हो सकते थे। तो हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से नाम उनके पास गया हो, राजा रियाज साहब के पास शहबाज शरीफ साहब की तरफ से गया हो, या फिर उन लोगों की तरफ से गया हो जिनके बारे में अब शक किया जाता है कि ये प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट करवाया। बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि राजा रियाज साहब की तरफ से ही आया। अब मैंगल और काकड़ के इख्तलाफात हैं। अब काकड़ अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो डेफिनेटली वहां मैंगल्स और मक्सीस को प्रॉब्लम होंगे। वहां पे उनकी सीट्स खराब होंगी, उनके उम्मीदवार उठा लिए जाएंगे, उनके उम्मीदवार गायब हो जाएंगे, उनको वोट नहीं पड़ेगा, या वहां रिजल्ट्स जो हैं वो डिले होंगे। ये चीज फैक्ट है, क्योंकि एक ट्राइबल सोसाइटी है और इनकी ट्राइबल राइवलरीज है और बड़ी पुरानी राइवलरीज है। ये दूसरा फैक्ट है। ठीक है। अब तीसरा ये है कि अनवारुल हक काकड़ साहब को क्यों सिलेक्ट किया गया, ये एक सवाल है कि जब एक टर्माइल है, आपको ये पता नहीं है कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, फिर आपने आइन के अंदर, कानून के अंदर तरामीम करके आपने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, केयर टेकर कैबिनेट को इतने इख्तियार दे दिए हैं कि वो एग्रीमेंट्स कर सकते हैं या पुराने एग्रीमेंट्स को रीशेप कर सकते हैं, और ये भी पता नहीं है कि इलेक्शन 4 महीनों में होंगे, 7 महीनों में होंगे या 2 साल के अंदर होंगे। बिल्कुल। तो आपने काकड़ साहब को क्यों आपने सेलेक्ट किया? उसके मुकाबले में आपके पास जब जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम था, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम था, बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी शामिल थी उसमें, तो आपने एक टावरिंग पर्सनैलिटी को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? उसकी वजह यह है कि जो हमारी एलीट है, सियासी एलीट है, मनी साहब, उसका अलमिया यह है कि वो पाकिस्तान के लिए जब भी बंदा अपॉइंट करेंगे, कोई अपनी कैबिनेट में भी अपॉइंट करेंगे, तो ऐसे आदमी को अपॉइंट करेंगे जिनसे इन्हें इनसिक्योरिटी ना हो, बिल्कुल ठीक, जिसके बारे में इन्हें यकीन हो कि ये इतना ज्यादा डिलीवर नहीं कर सकता कि कल ये हमारी सीट पे आ जाए, या ये इतना परफॉर्म नहीं कर सकता कि ये हम कंप्रोमाइज हो जाए। तो जब भी कैबिनेट के लिए मिनिस्टर सेलेक्ट किया जाएगा तो कैसा सेलेक्ट किया जाएगा? ऐसे ही सिलेक्ट किया जाएगा जिसको उर्दू नहीं बोलनी आती, जिसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, जिसका वर्ल्ड व्यू नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन साहब, ये जो अपना काकड़ साहब हैं, बड़े वेल रेड इंसान हैं, आपको भी पता है, बड़े आर्टिकुलेटेड हैं, अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, पर्सनैलिटी अच्छी है, बात कर लेते हैं। सर वो इंग्लैंड में पढ़े, सर वो इंग्लैंड में पढ़े हुए ना, लेकिन एक्सपोजर देख लें और एज फैक्टर जो है, अब इसके मुकाबले में आप जलील अब्बास जिलानी साहब को देखें, आप उनका देख लें कि उनका एक्सपोजर क्या है। एक आदमी अमेरिका के अंदर आपका एम्बेसडर रहा, इंडिया के अंदर एम्बेसडर रहा, आपका फॉरेन सेक्रेटरी रहा, पूरे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को समझता वो। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, उससे पहले बड़े नामवर वकील रहे। अब इनके प्रोफाइल देखें तो, और इनकी पर्सनालिटीज देखें, और उसके मुकाबले में काकड़ साहब का देख लें। हो सकता है काकड़ साहब अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हो, लेकिन उनका कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उन्हें नहीं पता कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कैसे चलते हैं, इंटरनेशनल पार्टीज के साथ डील कैसे करनी है हमने,
बाहर फॉरेन मीडिया को हमने इंटरव्यूज कैसे देने हैं, पाकिस्तान मीडिया जो उसको कैसे हैंडल करना है, Right. पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें जो है अब आप सिर्फ अगर पर्सनालिटीज को रखेंगे सामने तो आपके जहन में आएगी बात। ठीक। इशू ये था कि जैसे मोहसिन नकवी साहब पंजाब जब उनके हवाले किया गया तो ये सोच के किया गया था कि वो ढीले आदमी है, मीडिया पर्सन है, 12 बजे उठते हैं, वो घर से निकलते हैं, और सबका ख्याल ये था कि परफॉर्म नहीं कर सकेगा, लेकिन वो तो उल्टा हो गया। गुंजाइश वहां पे रहेगी। लेकिन वो मोहसिन उन्होंने ऐसा कमाल किया नकवी साहब ने कि उन्होंने सोना बंद कर दिया। वो 3 घंटे सोते हैं, वो सुबह उठ के वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, तीसरे अस्पताल, फिर एक जनाजा, फिर दूसरा जनाजा, जहां पे पुल खराब होता है वहां पहुंच जाते हैं, जहां नाली खराब होती है वहां पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने वो जो मियां शहबाज शरीफ साहब की स्पीड थी उसको बीट कर दिया। अब वो मोहसिन नकवी स्पीड हो गई है पंजाब में। तो ये एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, कि हमने एक ऐसा शख्स वहां पे लगा आप ये दिया है समझते हैं कि इनका कंसेंसस था। चौधरी साहब फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी साहब आप जरा ये फरमाइएगा, ये काकड़ साहब आ गए, हमने वो चले ओपिनियंस तो सब आ गए हमारे सामने। अब सर ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब की जमात शदीद मुश्किलात का शिकार है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमा तो दिया कि हम उम्मीद करते हैं कि वो इंतखाबात बड़े मुनसफाना कराएंगे। सर इंतखाबात हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, और काकड़ साहब के आने के बाद मतलब क्या फेट नज़र आता है आपको इमरान खान साहब का या उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? सर $1 बिलियन का ये सवाल है कि इलेक्शन टाइम पे होंगे या नहीं होंगे, और आप यकीन करें कि इस वक्त ये सवाल किसी शख्स के पास इसका जवाब नहीं। ना आसिफ अली जरदारी साहब के पास है, ना मियां नवाज शरीफ साहब के पास है, ना मियां शहबाज शरीफ साहब के पास है, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पता है, ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पता है। और मेरा ख्याल है कि शायद आर्मी चीफ साहब से भी पूछा जाए तो वो भी उनको भी पता नहीं होगा कि इलेक्शन टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। इवन इलेक्शन कमिश्नर से आप पूछ लें जाके, उनसे बात करें, उन्हें कहे जी क्या टाइम पे होंगे, और वो भी सोच के कहेंगे कि हाँ कोशिश करते हैं कि हो जाए टाइम पे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी हो सकेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस खुलने हैं। एहसन इकबाल साहब को अदालत ने बुला लिया हुआ है 15 अगस्त को, और उसके बाद जब बहुत सारे लोगों के केस खुलना शुरू हो जाएंगे, मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक तौहीन अदालत का भी एक मुकदमा है जो किसी वक्त भी एक्टिव हो सकता है, कि उन्होंने 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाए थे, और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अंदिया दिया था। आपको याद होगा कि जब वो केस चल रहा था तो बार बार कह रहे थे कि क्यों ना तौहीन अदालत में गवर्नमेंट को बुलाया जाए, तो वो भी हो सकता है। फिर मिलिट्री कोर्ट्स का इशू है, बहुत सारे केसेस हैं। फिर नैब कानून जो है उसके अंदर तरामीम जो की थी उसके, वो भी एक बहुत बड़ा बम है जो किसी वक्त भी फट सकता है। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में 1 महीने के अंदर अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत कुछ हो सकता है, और फिर उसके बाद ये फैसला होगा कि क्या इलेक्शन टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। दूसरा, सेकेंडली ये ज़हन में रखिएगा कि अगर अभी पीटीआई की जो जिस तरह क्लिनजिंग की जा रही है, क्लिनजिंग अगर इसी तरह जारी रहती है तो हो सकता है पीटीआई खुद भी ना चाहे कि जल्दी इलेक्शन हो, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम इलेक्शन में उतरेंगे तो हम पिट जाएंगे, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई जेल के अंदर है, और शाह महमूद कुरैशी साहब के पास इतनी रकम नहीं है, और ना ही उन्होंने वो रकम खर्च करनी है जो इलेक्शन के लिए चाहिए। फंड्स आपको मिलेंगे नहीं कहीं ना कहीं से, उम्मीदवार भी नहीं होंगे, और अगर होंगे तो उसकी क्या गारंटी है कि उम्मीदवार वाकई इलेक्शन लड़ सकेगा, वो भी है। तो ये सारी सूरत आने वाले दिनों में बड़ी गुजलक हो जाएगी। मेरा जाती ख्याल ये है कि अगला जो इलेक्शन होगा, जब भी होगा, वो आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन होगा, कि लोग पार्टीज के बजाय पार्टी से बाहर निकल के आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद अगर एक आज़ाद पार्टी बन गई जिसमें सारे आज़ाद लोग इकट्ठे हो गए, तो मेरा ख्याल है वो मेजर चंक इलेक्शंस का वो ले जाएगी, और फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर किसने होना है, कैबिनेट किसने होनी है। तो आने वाले दिन जो है किसी एक पार्टी के नहीं है, मुझे लगता है कि आज़ाद लोगों के हैं, क्योंकि सिर्फ आज़ाद लोग होंगे जिनके पास महंगाई का दावा होगा, जिनके पास बेरोजगारी का नारा होगा, जिनके पास सारी पार्टीज के खिलाफ बयानिया होगा। बाकी किसी पार्टी के पास कोई बयानिया नहीं होगा, ना वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया ले सकते हैं, ना वो महंगाई का रोना रो सकते हैं, ना वो बेरोजगारी का रोना रो सकते हैं, ना वो वोट को इज्जत दो का कह सकते हैं, वो किसी भी रोना कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ आजाद उम्मीदवार होगा जिसके पास कोई ना कोई नारा होगा, तो उससे वो इलेक्शन जीत सकता है।